हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे द रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल के टाइप्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक चीजें जानी थी। हमने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, किसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। आज इसी चीज को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज के टॉपिक्स में से बेटा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को ध्यान से सुनेंगे। कहीं पे भी अगर आपको डाउट आएगा तो डू राइट इन दी कमेंट सेक्शन और मुझे जरूर बताइएगा। अभी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वी डिस्कस्ड अबाउट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। टुडे बेटा वी विल टॉक अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, आई एम शिवांगी शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। तो लग जाइए, जुड़ जाइए आप मेरे साथ क्लास 12 की बढ़िया तैयारी करने के लिए। सो नाउ बिना किसी रुकावट के हम शुरू करते हैं आज के ये 2 टॉपिक्स। देखिए बेटा, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहा था कि ये बहुत ही सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है। इसमें आपके ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। हाँ, आपने क्लास 11th में बैक्टीरिया में कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें डिस्कस किया था, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर हम देखेंगे मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन दोनों में ही आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये बेटा ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, यानी कि द मोमेंट द सेल डिवाइड, ये आपको न्यू डॉटर सेल्स में मिल जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। चीजें सभी में कॉमन है, पेरेंट एक ही होता है, कोई गैमीट इन्वॉल्व नहीं होता और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एज इट इज कॉपी होते हैं, जिन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी फिजन की। देखिए, फिजन क्या होता है, यानी कि टूटना। अब यहाँ पे क्या टूटेगा? सेल टूटेगा। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन, एक आपका बाइनरी फिजन और एक आपका मल्टीपल फिजन। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बाइनरी फिजन की। अब देखिए बेटा, बाइनरी फिजन नाम से ही पता लग रहा है, बाय मीन्स टू और यहाँ पे फिजन यानी कि ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे जो एक पेरेंट सेल होता है, अब ये एक पेरेंट सेल क्या है? देखिए बेटा, ये जो बाइनरी फिजन होती है, इट ऑलवेज टेक इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो जो मेरा पेरेंट सेल होगा वो केवल एक सेल का है। अब ये सेल मैच्योर होकर के जब डिवाइड करेगा, कौन सी डिवीजन होगी? सिंपल माइटोसिस या इट कैन बी एमाइटोसिस आल्सो। देखिए बेटा, हमने ये क्लास 11th में भी पढ़ा था। माइटोसिस में सारी आपकी इक्वल डिवीजन हो रही है, एमाइटोसिस में कोई गारंटी नहीं है कि आपकी इक्वल डिवीजन हो रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होती। सो द पॉइंट इज, सिंपल सेल डिवीजन होता है और हमको मिलते हैं 2 डॉटर सेल्स। नाउ हमेशा हम ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं उनको डॉटर सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे जाकर के इन्हीं को दोबारा डिवाइड होना है, तो जन्म तो लड़की ही देती है, तो डॉटर सेल्स कह देते हैं, सन सेल्स नहीं कहते ना। अब अगर मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूं, सो वी हैव अमीबा। अब देखिए बेटा, अमीबा आपका क्या है? इट इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। ये आपका प्रोटिस्टा के अंदर आता है। प्रोटिस्टा में बेटा एक अलग कैटेगरी थी विच इज प्रोटोजोअन्स, और ये आपका अमीबॉइड प्रोटोजोअन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अमीबा किस तरीके से डिवाइड होता है। सो अमीबा के अंदर अगर आप देखेंगे, देयर आर द सूडोपोडिया, तो जो इसको हेल्प मूव करने में मदद करता है
उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, विच इज द फॉल्स फीट। एंड यहाँ पे अंदर इसका ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेटा धीरे धीरे इलोंगेट होने लग जाएगा, यानी कि इसके अंदर की जो चीजें हैं वो डबल हो रही हैं। सो न्यूक्लियस इलोंगेशन। न्यूक्लियस जब इलोंगेट हो रहा है तो बेसिकली कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो रही है। सो यहां पे मैं कह सकती हूं कि जो कैरियोकाइनेसिस है ये चल रही है बेटा, ये कंटिन्यू हो रही है। नाउ यहां पे मैं देखूंगी तो मेरे 2 सेल हो चुके हैं। सो मैं कह सकती हूं कि कैरियोकाइनेसिस यहां पे हो चुकी है, कैरियोकाइनेसिस यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों को नहीं पता कैरियोकाइनेसिस, बेटा कैरियन यानी न्यूक्लियस, काइनेसिस यानी कि टूटना। सो न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन हो रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है इट विल डबल अप, वो डबल हो जाएगा, सारी चीजें डबल हुई, उसके बाद बेटा ये 2 न्यूक्लियस में टूट जाएगा। यहां पे अब क्या हुआ, न्यूक्लियस बेटा डिवाइड हुआ एंड इधर आपकी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई, यानी कि अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होगा। एंड फाइनली जब आपकी साइटोकाइनेसिस ओवर होती है तो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं 2 डॉटर अमीबा। सो ये दोनों एग्जैक्टली इसकी हूबहू कॉपी हैं। सो बाइनरी फिजन में एक सेल से मिलता है आपको 2 सेल। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, तो देखिए क्लास 11th और 12th पूरी एक ही है, दोनों को हम अलग अलग नहीं मान सकते। जब तक आप इसको पूरी एक ग्रंथ की तरह पढ़ोगे तभी बेटा आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये बेनिफिशियल भी होगा। सो अमीबा के लिए कुछ जुड़े पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अमीबा बेटा ह्यूमंस के अंदर बीमारी भी कॉज करता है जिसे हम कहते हैं अमीबियासिस। इसे क्या कहते हैं, इसे हम अमीबियासिस कहते हैं। अमीबियासिस इज बेसिकली अमीबिक डायसेंट्री। तो आप सभी ने डायसेंट्री के बारे में सुना होगा। सो व्हाट इज डायसेंट्री? डायसेंट्री में बेसिकली हमारा जो पेट है वो खराब हो रहा है, डायरिया हो रहा है, देन बेटा हमारा जो फीसिस है उसमें ब्लड भी हो सकता है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है, स्टमक में काफी पेन होता है, तो गंदा खाना खाना पीने से ये होता है। नाउ यूजुअली ये जो डायसेंट्री है इट कुड बी फ्रॉम बैक्टीरिया, तो उसको बैक्टीरियल डायसेंट्री कहते हैं। लेकिन देयर इज अमीबा ऑल्सो जो डायसेंट्री कॉज कर सकता है, तो उसको हम अमीबिक डायसेंट्री कहते हैं या अमीबियासिस भी कह सकते हैं। सो पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने का ये है कि अमीबा हमारे ह्यूमंस के अंदर एक एंडोपैरासाइट की तरह भी रहता है और इट इज अ पैथोजन, यानी ये डिजीज भी कॉज करता है। इस अमीबा का बेटा जो नाम है दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका। चलिए बेटा नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक और ऑर्गेनिज्म की। नाउ क्लियरली यू कैन सी दिस इज पैरामीशियम। तो अगर मैं पैरामीशियम की बात करूं, देखिए आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th आपका रिवाइज होते रहना चाहिए। पैरामीशियम किसके अंदर आता था? ये भी प्रोटिस्टा है, ये भी प्रोटोजोन के अंदर आता था और ये बेटा सीलिएटेड प्रोटोजोन के अंदर आता है। सो अमीबा रैंडमली कहीं से भी डिवाइड होता है, एक सेल से 2 सेल बनाता है। ये पैरामीशियम बहुत ही तरीके से डिवाइड होता है, ये भी आपको बाइनरी फिजन दिखाएगा, लेकिन ये अगर आप देखेंगे ये बेटा हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा है। सो ये शो करता है ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन। अब देखिए यहां पे, देखिए बेटा योर पैरामीशियम हैज 2 न्यूक्लियस, एक आपका मैक्रो न्यूक्लियस, एक आपका माइक्रो न्यूक्लियस। सो दोनों ही यहाँ पे डबल हुए हैं। डबल होने के बाद ये दोनों अलग अलग चले गए। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो रहा है एंड 2 सेल मेरे बन चुके हैं, तो एक सेल से 2 सेल मुझे मिले, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड हुआ है, जो कंस्ट्रिक्शन आ रही है वो हॉरिजॉन्टली आ रही है। सो दिस इज योर बाइनरी फिजन। बेटा यहाँ पे देखिए माइटोटिक स्पिंडल बन रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सो वी हैव स्टार्टेड अमीबा, पैरामीशियम जो कि बाइनरी फिजन दिखाता है। अब ये दोनों ऑर्गेनिज्म देखिए, ये कौन लग रहा है? ये यूग्लिना है एंड दिस इज लीशमेनिया।
यूग्लिना बेटा आपका अंडर आता है प्रोटिस्टा के अंदर, और ये होते हैं यूग्लिनॉइड्स. सो इट इज नॉट अ प्रोटोजोन, इट कम्स अंडर यूग्लिनॉइड्स. ये अगर आपको याद हो तो ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि ये एक यूग्लिना है जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत तबाही मचाई थी. क्यों? क्योंकि जब इसको कैटेगराइज करके डाला गया तो ये ना ही प्लांट्स की तरह हो रहा था, ना ही ये एनिमल्स की तरह हो रहा था. ये बेटा प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद भी बना सकता है, और जब इसके पास सनलाइट नहीं आ रही, खाना नहीं बना पा रहा, तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है, ये खा भी जाता है. सो यूग्लिना के पास प्लांट्स और एनिमल्स के दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स थे. अब यूग्लिना को अगर आप देखेंगे सो इसके पास बेटा ये फ्लैजिला है, और ये फ्लैजिला फिर डुप्लीकेट हुआ, तो भाई ये भी तो दोनों में जाना चाहिए. न्यूक्लियस बेटा यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस आपकी स्टार्ट हो रही है. देखिए नाउ इफ यू सी, ये ऊपर से ऐसे डिवाइड हो रहा है, यहां से कंस्ट्रक्शन आई, फिर धीरे धीरे करके दो टोटल सेल्स में बना. सो यहां पे मैंने क्या देखा, जो यूग्लिना होता है ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन दिखाता है. लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन. नाउ दिस ऑर्गेनिज्म इज आल्सो शोइंग लॉन्गिट्यूडिनल, तो ये भी बेटा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन दिखा रहा है. लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसका फ्लैजिला यहां से डबल तो हो रहा है, लेकिन ये बेटा नीचे से डिवाइड होना स्टार्ट कर रहा है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज लीशमेनिया. और लीशमेनिया बेटा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के अंदर आता है. तो जो आपका पैरामीशियम है ये सिलिएटेड प्रोटोजोन, देन आपका अमीबा ये योर अमीबॉइड प्रोटोजोन, देन बेटा आपका एक लीशमेनिया है, और ट्रिम्पैनोसोमा ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में आता है. एक हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा था जो कि आपका स्पोरोजोन्स के अंदर आता है. सो ये आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, और यहाँ पे बेटा इसकी ये भी कुछ डिजीज कॉज करता है. ये भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इंसानों के अंदर एज अ पैरासाइट रहता है. सो द डिजीज दैट इट कॉजेज इज नोन एज लीशमेनियासिस. अब ये जो लीशमेनियासिस है, दो इसके स्पीशीज कॉज करते हैं ये डिजीज. एक बेटा लीशमेनिया डोनोवानी, और एक आपका लीशमेनिया ट्रॉपिका. दोनों ही डिजीज को कॉज करते हैं. जो लीशमेनिया डोनोवानी है ये क्या कॉज करता है? ये हमारे स्प्लीन को, हमारी जो विसरल ऑर्गन्स हैं उसको ये अफेक्ट करता है. सो ये बच्चे स्प्लीन को अफेक्ट करता है, और इसी की बीमारी को हम कहते हैं काला आजार या डम फीवर. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब आप क्लास 12 को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर चुके हैं बेटा, तो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए जो आपके लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. सो ये आपको काला आजार और डम फीवर, इन दोनों को हम बोलते हैं दिस इज द visceral leishmania, visceral leishmaniasis which caused by Leishmania donovani. Leishmania tropica ये हमारी स्किन को खराब करता है. सो ये क्यूटेनेशियस लीशमेनिया कॉज करता है. ठीक है. अब ये बेटा एक वेक्टर बोर्न डिजीज है. वेक्टर बोर्न डिजीजेस यानी कि अब मान लीजिए कि मुझे लीशमेनिया है, तो कोई अगर आया वेक्टर, उसने अगर मुझे काटा, देन बेटा अगर उसने किसी और ऑर्गेनिज्म दूसरे इंसान को काटा तो यहां से डिजीज वहां पे फैल जाएगी. सो मैं डिजीज डायरेक्टली नहीं फैला रही हूँ, मैं थ्रू अ वेक्टर को वो डिजीज फैला रही हूँ. सो वेक्टर जैसे कि मॉस्किटोज, फ्लाइज, बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, रैट्स हो सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर डिजीज का जो वेक्टर है इट इज अ फ्लाई जिसका नाम है सैंड फ्लाई. एंड इसका बेटा जो साइंटिफिक नेम है दैट इज फ्लीबोटोमस. ठीक है. चलिए ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो. अब ये तो बात हुई हमारी मल्टीपल फिजन, सॉरी बाइनरी फिजन की.
नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द मल्टीपल फिजन। देखिए बेटा, मल्टीपल फिजन का सिंपल सा मतलब है कि एक सेल से अब आपको मल्टीपल सेल्स मिल रहे हैं, वन सेल गिविंग राइज टू मेनी डॉटर सेल्स। यहाँ पे सबसे इजी एग्जाम्पल जो आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल फिजन। तो इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेटा एक स्पोरोजोन है। स्पोरोजोन यानी कि ऐसा प्रोटोजोन जिसके अंदर कोई मोटाइल वाले फीचर्स नहीं है, कोई फ्लैजिला नहीं है, कोई सीलिया नहीं है, कोई सुडोपोडिया नहीं है। तो ये आपके स्पोरोजोन्स होते हैं। अब ये मल्टीपल फिजन करता है, यानी कि आपको एक सेल से मिलने वाले हैं मेनी डॉटर सेल्स। नाउ लुक हियर केयरफुली, ये आपका एक प्लाज्मोडियम था। ये न्यूक्लियस बेटा अभी एनलार्ज हुआ और अब इसके अंदर ये बहुत सारा डिवाइड होगा। यहां पे एक वर्ड लिखा है विच इज नोन एज साइजोन्ट। तो ये बेटा ये साइजोन्ट को ही दर्शा रहा है। नाउ व्हाट इज अ साइजोन्ट? एक मोटी सी परत बन जाती है और उसके अंदर बहुत सारे आपके छोटे 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 प्लाज्मोडियम आ गए। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है। सो मान लीजिए आपके पास ये था एक प्लाज्मोडियम, दिस इज वन सेल। ये सेल थोड़ा सा एनलार्ज हुआ, ये न्यूक्लियस थोड़ा सा एनलार्ज हुआ, तो ये आपका यहाँ पे मेच्योर हो रहा है एंड इट इज रेडी फॉर डिवीजन। अब ये यहाँ पे एक लेयर बनाता है, थोड़ी मोटी सी परत होती है और इसके अंदर बेटा बहुत सारे आपके प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन से बन गए। सो ये आपका बन चुका है एक साइजोन्ट, जहां पे दिस इज अ थिक लेयर और अंदर आपकी मल्टीपल फिजन हो रही है। जब ये साइजोन्ट ब्रेक होगा तो सारी डॉटर सेल्स जो है वो रिलीज हो जाती हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ योर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जाम। बेटा जब आप आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज आपको डिटेल में पढ़ना है, दैट इज मलेरिया। मलेरिया बेटा हम सब इस बीमारी के बारे में जानते हैं। सो मलेरिया में बेसिकली क्या होता है कि जो बार बार फीवर आता है। सो दिस मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीशीज। सो ये जो मलेरिया है ये बेटा प्लाज्मोडियम ही कॉज करता है। बहुत सारे स्पीशीज हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जिसमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ये सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया को कॉज करता है। नाउ हाउ दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉजिंग मलेरिया इन आवर बॉडी। सो देखिए बेटा, मान लीजिए कि ये कोई डिजीज पर्सन है, मैं फ्लो चार्ट बना रही हूं या मैं ऐसा लिखती हूं मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। ये आपका एक मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन है। अभी क्या होगा, आपको एक हेल्दी पर्सन में मलेरिया हो जाएगा तो अभी ये बहुत खुश है क्योंकि ये क्या है, अभी हेल्दी है, लेकिन अभी ये इसको मलेरिया पहुंचाने वाला है। तो ये कैसे पहुंचाएगा? सो देयर इज अ वेक्टर, और ये जो वेक्टर होता है बेटा दैट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ये क्या करती है, इस मलेरियल पैरासाइट को यानी कि प्लाज्मोडियम को इस डिजीज पर्सन से इस हेल्दी पर्सन में लेकर के आती है। अब इसको मलेरिया कैसे होगा? सो यहाँ पे क्या होता है, हेल्दी पर्सन अब इन्फेक्ट हो चुका है। सो नाउ दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड। अब इसको मलेरिया कैसा होगा? तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा।
यानी कि मल्टीपल फिजन दिखाएगा। ठीक है, अब ये कैसे करेगा बेटा? पहले तो ये पहुंचता है लिवर सेल में, तो ये लिवर सेल में साइजोंट बनाता है। देन बेटा ये लिवर सेल बर्स्ट होंगे, तो ये जो बर्स्ट हुआ फिर आरबीसी में साइजोंट बनाता है। फिर बेटा आरबीसीज बर्स्ट होंगे और फीवर चालू हो जाएगा, और अब ये बंदा हो गया है डिजीज्ड। सो देखिए हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। तो इसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम आया, प्लाज्मोडियम बेटा इसके ब्लड से एंटर करके इसके लिवर सेल में जाता है। लिवर सेल में अब ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, यानी ऐसा इसने लिवर सेल में साइजोंट बनाया होगा, तो लिवर सेल्स को हम हेपाटोसाइट कहते हैं। सो इसको हम हेपाटोसाइजोंट भी कह देते हैं। क्या बोल दूंगी मैं उसको? हेपाटोसाइजोंट। अब उसके अंदर ये डिवाइड कर रहा है, फिर बेटा वो सेल ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा, और उसमें से छोटे 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 प्लाज्मोडियम निकलेंगे। अब ये फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट सेल कहते हैं, तो उसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसको हम एरिथ्रोसाइजोंट भी कह सकते हैं। मैं लिख देती हूं, तो इसको हम एरिथ्रोसाइजोंट भी कहते हैं। अब ये फिर आरबीसी सेल्स को ब्रेक करेगा, वहां पे बेटा हीमोग्लोबिन खराब होगा, ये टॉक्सिन रिलीज करता है, और उसी आरबीसीज के ब्रेक होने की वजह से देन फीवर स्टार्ट होने लग जाता है। तो जब जब आरबीसीज ब्रेक करेंगे फीवर आएगा बेटा, और वो बंदा अब हो चुका है मलेरिया से इन्फेक्टेड। सो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मोडियम इज कॉजेज द मलेरिया, इट शोज बाइनरी फिजन, इसका जो वेक्टर है दैट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये बेटा आपका क्या करता है, ये स्प्रेड होता है, हमारे आरबीसीज को अटैक करता है, और फीवर की साइकिल स्टार्ट होती है। सो प्लीज नोट दिस डाउन, डिटेल में हम इसको दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे ऑफ 12th क्लास। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, नाउ बेटा अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट मेथड की, जिसको मैं कहूंगी स्पोर्यूलेशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पोर्स? अक्सर बच्चे जो हैं वो स्पोर्स को ही नहीं समझ पाते कि स्पोर्स क्या होते हैं। देखिए बेटा, spores are nothing but these are small reproductive structures इनके पास थिक कवरिंग होती है ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके। ये खुद चल सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, या बेटा ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। दे कैन बी इनसाइड अ स्ट्रक्चर और नॉट, ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। सो दीज आर स्मॉल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसके पास थिक कवरिंग होगी, जो मोटाइल हो सकता है, नहीं हो सकता, जो आपका किसी स्ट्रक्चर के अंदर हो सकता है, नहीं हो सकता। When they fall on any medium or when they get favorable conditions, they germinate into new cells, न्यू इंडिविजुअल। ये बेटा आपके होते हैं स्पोर्स। तो स्पोर्स कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जब बेटा ये किसी के ऊपर गिरे जहां पे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, फेवरेबल कंडीशन बोले तो उसको ठीक से पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, तब बेटा ये वहां पे न्यू इंडिविजुअल को जर्मिनेट करा देगी। पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूं एक एग्जाम्पल से। राइजोपस, राइजोपस को बेटा ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ये ब्रेड पे लगता है। आपने कभी घर पे कोई ब्रेड अगर बाहर छोड़ दी हो तो आप देखेंगे कुछ समय बाद उस ब्रेड के साथ क्या होता है, उस पे ग्रीन ग्रीन कलर की फंगस लगने लगती है। सो राइजोपस इज अ फंगस, इट इज अ फंजाई, ये बेटा उस पे ग्रो होने लगती है। सो बेसिकली अगर आप ब्रेड को देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। सो मान लीजिए ये ब्रेड है, इसके ऊपर
छोटे 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 स्पोर्स आए होंगे, फिर बेटा ब्रेड उसको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ये ग्रो हो जाता है। सो ये कुछ इस तरीके से ग्रो होता है। इस पूरे को हम कहते हैं माइसीलियम। ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। और ये एक बेटा सिंगल होता है हाइफे। अब इसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस तरीके से। इन स्ट्रक्चर को मैं कहती हूं स्पोरेंजियम। तो मैंने जो लिखा था ये स्पोर्स किसी स्ट्रक्चर के अंदर भी हो सकते हैं, तो इसको मैं स्पोरेंजियम कहती हूं। और इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स। अब जब ये फटेगा तो मान लीजिए ये आपका फटा और ये यहां से क्या हुआ, स्पोर्स आपके रिलीज हो गए। ये स्पोर्स हवा में है, हर जगह है। अभी भी आप अगर बासी खाना रख दोगे, बाहर खुला खाना छोड़ दोगे, तो हवा में बेटा ये स्पोर्स है, ये स्पोर्स उस पे आएंगे और फंगस की ग्रोथ हो जाएगी। सो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल यूनिट जो कि पूरे न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करा सकते हैं। अब आपको एनसीईआरटी में 2 स्पोर्स यहां पे पढ़ने हैं। हमने बेटा क्लास 11th में बहुत सारे स्पोर्ट्स को डिस्कस किया है। अब यहां पे हमको देखना है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास बेटा ये आपका एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, which means inside a sporangium। बेटा अगर आप देखेंगे ये यहां पे एक स्ट्रक्चर है, इसको मैं स्पोरेंजियम कहूंगी, और इसके अंदर से ये बहुत सारे स्पोर्स आ रहे हैं, तो ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बेटा इसके पास ये फ्लैजिला है जिससे ये मूव कर सकता है। तो ये जो होते हैं दीज आर मोटाइल स्पोर्स और इन्हें हम कहते हैं द ज़ूस्पोर्स। तो क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट आर ज़ूस्पोर्स? ज़ू यानी एनिमल, एनिमल चल सकते हैं तो ज़ूस्पोर्स, ये वाले स्पोर्स चल सकते हैं। तो ज़ूस्पोर्स बेटा दीज आर मोटाइल स्पोर्स, दीज आर एंडोस्पोर्स इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर है। अब नेक्स्ट अगर आप यहां पे देखेंगे दिस इज पेनिसिलियम फंजाई। और इस पेनिसिलियम फंजाई के अंदर ये बेटा जो आपके हैं दीज आर स्पोर्स। ये स्पोर्स अगर आप देखेंगे किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, तो ये आपके हो गए एक्सोस्पोर्स। देयर आर नो स्ट्रक्चर, और बेटा इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, सो दीज आर नॉन मोटाइल, और इनको हम कहते हैं कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स। सो आपने 2 स्पोर्स पढ़े, एक कोनिडिया एग्जाम्पल पेनिसिलियम, एक आपने पढ़ा ज़ूस्पोर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। ये मोटाइल होते हैं, ये नॉन मोटाइल हैं, ये स्पोरेंजियम के अंदर है, ये स्पोरेंजियम के अंदर नहीं है। प्लीज नोट दिस डाउन। चलो फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा ये पढ़ने के बाद हमने अभी पढ़ लिया फिजन और हमने पढ़ लिया स्पोर्स की फॉर्मेशन। नाउ एक अब हम इसके बीच में आने वाली चीज को पढ़ेंगे, अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन एंड अमीबा के अंदर स्पोरियोलेशन। स्पोरियोलेशन का मतलब होता है स्पोर्स की फॉर्मेशन। अब आप बोलेंगे मैम अमीबा में तो हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था, ये मल्टीपल फिजन कैसे हुआ और यहाँ पे स्पोर्स की फॉर्मेशन कैसे हो गई? चलिए देखेंगे। सो देखिए बेटा ये मैं यहाँ पे बात कर रही हूं अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यानी कि फेवरेबल कंडीशन। तो होता क्या है, अमीबा बेटा बाइनरी फिजन दिखाता है, ठीक है। उसके बाद ये एक सेल से 2 में ऐसे डिवाइड हो गया। जब आपकी कंडीशंस अनफेवरेबल होगी,
जब कंडीशन अनफेवरेबल है तो ये डॉटर नहीं पैदा होंगे। ये जो अमीबा है ये माँ अपने बच्चों को बाहर नहीं देगा। सिंपल सी बात है बेटा, जब कोविड का सिचुएशन आया था तो आपने देखा था कि उस टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनके लिए कितना खतरे वाला सौदा हो गया था। कई आपने न्यूज में देखा था कि या तो माँ की डेथ हो गई है या न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो वो कंडीशंस क्या थी, अनफेवरेबल थी। या अगर मैं बात करूं, कोई एक लेडी है, अगर बेटा जो उसका यूटेरस है वो ठीक से लेट्स सपोज सपोर्ट नहीं कर रहा, या मान लीजिए अभी स्पर्म नहीं है, किसी भी रीजंस की वजह से अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही तो दैट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी तब आपकी रिप्रोडक्शन हो जाएगी। अब ये जो अमीबा है, ये अमीबा बेटा बाहर की चीजों को सेंस करता है। मान लीजिए कि इसके पास अभी खाना नहीं है, अब बाहर खाना नहीं है कि किसी ऐसी जगह पे पड़ा है जहाँ पे देयर इज नो फूड, मे बी देयर इज हाई टेम्परेचर, मे बी देयर इज लॉट्स ऑफ ह्यूमिडिटी, तो उस केस में अमीबा रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा उस टाइम रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। सो ये बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले ये अपना सूडोपोडिया को विड्रॉ करता है। इट विड्रॉस इट्स सूडोपोडिया एंड इट बिकम्स राउंड। राउंड हो गया। अब उसके बाद बेटा ये एक वॉल बनाएगा अपने चारों तरफ, तो इस तरीके की 3 लेयर सिस्ट यहां पे ये बनाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिस्टेशन। क्या बोला मैंने, 3 लेयर की यहां पे एक परत बनेगी, इस प्रोसेस को एनसिस्टेशन कहते हैं। अब अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये मेनी टाइम्स डिवाइड हो गया, बहुत बार यहां पे डिवाइड हो चुका है। अब इसको मैं डॉटर अमीबा तो नहीं बोलूंगी क्योंकि ये बाहर अभी खुद से एक अमीबा नहीं आया है, मैं इसको स्पोर्स कह सकती हूं। तो हमने इसको कह दिया सूडोपोडियोस्पोर्स। जब कंडीशन फेवरेबल आएंगी तो ये सिस्ट बेटा टूट जाएगी और यहां से मेनी डॉटर अमीबा निकल जाएंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशन द सिस्ट रप्चर्स एंड रिलीजेस मेनी डॉटर अमीबा। सो इस केस में अमीबा आपको दिखा रहा है स्पोर्यूलेशन। ठीक है बेटा, स्पोर्यूलेशन एंड एनसिस्टेशन दिस आर एनसीईआरटी के पॉइंट, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ऑल राइट, चलिए ये आपका यहाँ पे खत्म हुआ, प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बडिंग। सो अब तक हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बडिंग। सबसे पहले बड होता क्या है, तो बड कुछ नहीं है बेटा, पेरेंट के बॉडी में एक छोटा सा स्ट्रक्चर आया, वो ग्रो कर रहा है, पेरेंट से ही न्यूट्रिशन ले रहा है, उसके बाद जब वो मैच्योर हुआ वो बेटा अपना अलग न्यू इंडिविजुअल बन गया। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बड। So it is a small structure, or you can say outgrowth on parent's body. It grows and takes nutrition from the parent body. Later बेटा जब ये मेच्योर हो जाता है, ये वहां से अलग हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा एंड ये एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करने लगेगा। इसको हम कहते हैं बडिंग। बडिंग बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर में भी हो सकती है। तो पहले एग्जाम्पल देखेंगे हम यूनिसेलुलर का। एग्जाम्पल इज ईस्ट। ईस्ट बेटा आपकी एक यूनिसेलुलर फंजाई है। अब आप देखिए ईस्ट के अंदर क्या हुआ, ये चुपचाप अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये बेटा अभी 2 में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद ये यहाँ पे आउटग्रोथ जो बन रही है, ये धीरे धीरे आउटग्रोथ अलग हो जाएगी और आपको इस तरीके से 2 ईस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इधर बेटा अनइक्वल डिवीजन होता है। ये डिवीजन जरूरी नहीं है छोटे हो जाए,
ये डिवीजन आपका बड़ा छोटा कैसे भी हो सकता है, इसके बराबर नहीं है, अनइक्वल डिवीजन होता है ना। ये है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आपका आता है हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर बेटा, हाइड्रा इज अ एनिमल, ये आपने सीलेंट्रेटा में पढ़ा था। ये बेटा इसके अंदर ये बड आया, लेटर ऑन ये डिटैच हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे इसको बडिंग कहते हैं। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आपके दो बडिंग है, ये दोनों ही जो बड है ये बॉडी के बाहर आ रही हैं, यानी ये आपके हो गए एक्सोजीनस बड्स। एक्सोजीनस का मतलब क्या हुआ कि ये बेटा आउटसाइड द बॉडी आए। दोनों ही यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बर्ड्स आपके बॉडी के बाहर आए हैं। नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल जहां पे ये जो बर्ड्स होंगी वो बेटा बॉडी के अंदर आएंगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडोजीनस बर्ड। इसमें आपके पास एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। बेटा अगर आपको याद हो, स्पॉन्जेस आपका पॉरीफेरा में होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें कोई टिश्यू नहीं बना, बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, सो दीज आर दी इंटरनल बर्ड्स, इसको बेटा हम कहते हैं जिम्यूल्स। तो ये इंटरनल बर्ड्स हैं जिसे हम जिम्यूल्स कहते हैं। यहां पे एक कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और उनमें ये कांटे कांटे जैसे प्रेजेंट है जिन्हें हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोजीनस बडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। चलिए, बडिंग पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। एक होता है आपका फ्रैगमेंटेशन और एक होता है आपका रीजेनरेशन। देखिए बेटा, अक्सर बच्चों को फ्रैगमेंटेशन में और रीजेनरेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सिंपल सी बात है, पहले मैं इन दोनों चीजों को डिफाइन करती हूं। फ्रैगमेंटेशन का मतलब बेटा क्या हुआ, एक बॉडी है वो टुकड़ों में डिवाइड हुई, इट इज डिवाइडेड इनटू फ्रैगमेंट्स, और इसके बाद ईच फ्रैगमेंट आपको न्यू इंडिविजुअल में जन्म देगा। तो ये रिप्रोडक्शन दिखा रहा है। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इट इज स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा में आपने क्या किया, ये एक था, आपने इसको दो में डिवाइड किया, ये दोनों बेटा पूरा न्यू इंडिविजुअल दे जाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्रैगमेंटेशन से आपको यहाँ पे कुछ कुछ रिप्रोडक्शन मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करे, मतलब कुछ ही एग्जांपल होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं इंसान के टुकड़े कर दूंगी और इंसान के टुकड़े करने पे क्या हो रहा है, मेरी हर एक टुकड़े से एक पूरी शिवांगी मैम पैदा हो रही है, ऐसा नहीं होता। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है ये केवल उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका रिप्रोडक्शन करा रहा है जहां पे मैंने उसकी बॉडी को टुकड़ों में डिवाइड किया और हर टुकड़ा एक पूरी बॉडी को बना रहा है। नाउ द नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रीजेनरेशन। नाउ रीजेनरेशन बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा रिप्रोडक्शन करें। रीजेनरेशन का मतलब होता है रिगेनिंग इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट। अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैंने यहां पे लिखा है कि फ्रैगमेंटेशन में आपको न्यू इंडिविजुअल मिल रहा है, लेकिन रीजेनरेशन में ऐसा जरूरी नहीं है। रीजेनरेशन का मतलब केवल इतना है कि बॉडी अपने आप का लॉस्ट पार्ट को रिगेन कर रही है। अगर आप छिपकली को देखेंगे, अगर मैं यहां पे लिजर्ड की बात करूं, तो मान लीजिए ये छिपकली की पूंछ है बेटा। जब ये छिपकली की पूंछ को काट देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता इस पूंछ में से पूरी छिपकली आ जाती है, दिस फ्रैगमेंट कैन नॉट ग्रो इनटू लिजर्ड।
ये भाई पूरी आपकी छिपकली को जन्म नहीं देगी, लेकिन ये बेटा जो लिजार्ड है ये रिगेन कर लेता है अपनी पूंछ, ये रिगेन करता है अपनी टेल को। सो दिस इज नॉट रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपका रिप्रोडक्शन नहीं है। छिपकली की पूंछ से अगर पूरी छिपकली वापस आती तब तो मैं कहती मेरे को एक पूरा न्यू इंडिविजुअल मिला है, लेकिन मेरे पास छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है तो उसने केवल अपने बॉडी पार्ट को रिगेन किया है। सेम अगर मैं बात करूं ह्यूमन का लिवर के अगर मैं एक टुकड़ा निकाल करके रख दूं तो आपकी बॉडी के अंदर वो टुकड़ा रिगेन हो जाएगा, लेकिन बाहर लैब में पड़ा वो टुकड़ा पूरे ह्यूमन को नहीं देगा, पूरा लिवर रिजनरेट नहीं करेगा। सो रीजेनरेशन यहाँ पे रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रहा। रीजेनरेशन का मतलब होता है सिंपली रीगेनिंग इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट। बट देयर आर सम एनिमल्स जो ट्रू रीजेनरेशन दिखाते हैं, जहां पे आपको रिप्रोडक्शन जैसा देखने को मिलेगा। अब देखेंगे ये आपका दिस इज प्लेनेरिया के आपने 2 टुकड़े करे और इस पूरे दोनों टुकड़ों ने पूरा प्लेनेरिया को डेवलप कर दिया। तो एक प्लेनेरिया से फाइनली मेरे पास 2 प्लेनेरिया है। हाइड्रा, स्टारफिश, ये यहाँ पे रीजनरेशन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो इट कम्स अंडर फ्रैगमेंटेशन में टुकड़े बटे। इसको मैं ट्रू रीजनरेशन इसलिए कहती हूँ क्योंकि इसकी बॉडी में ऐसे सेल्स है कि हर सेल रिगेन कर रहा है अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को। प्लीज नोट दिस डाउन। चलिए अब यहाँ पे हमारा सारा एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट बेटा जो हम बात करने जाएंगे यहाँ पे दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक यू टू रीड मॉर्फोलॉजी चैप्टर बेटा, क्लास 11th का जो चैप्टर है विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आप सभी रीड करके आएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 11th के ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको आगे यूज होंगे। तो इस चैप्टर में जो आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीफ है, मॉडिफिकेशन है जिनमें से रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, वही चीज यहाँ पे आपकी इस्तेमाल होगी। इसको रीड करके आइए, केवल एनसीईआरटी रीड लगा लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगी एंड देन बेटा आपका ये टॉपिक पक्का हो जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। विल डिस्कस अबाउट अंडरग्राउंड स्टेम, हम पढ़ेंगे सबेरियल स्टेम, एरियल स्टेम, लीफ एंड रूट एंड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन विल बी ओवर। 12th की एनसीईआरटी में केवल इसका नाम दिया है, राइजोम, सकर, ऑफसेट, डिटेल में नहीं दिया। आपको मैं ये डिटेल में कराऊंगी क्योंकि बहुत से बच्चे इसको क्लास 11th में भूल चुके हैं, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके आइए। हम बेटा इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।